फैमिली पढ़ा रहा था। डायरेक्ट काम की बातें करते हैं। अपना टॉपिक है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में जो बच्चों जो अपना जो सबसे पहला टॉपिक है पढ़ेंगे HNO3। मैंने बताया था कि HNO3 मतलब आपको अच्छे से पता है कि यह नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड है। इसकी दो खास बात मैंने कल बता दी थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरी चीज क्या है ना, एक खास बात और बता देता हूँ बच्चों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ना कि बच्चों आप कोई भी नाइट्रिक एसिड ले लो, वेरी डाइल्यूट ले लो। वेरी डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी मिला हो, बहुत ज्यादा पानी मिला हो, वेरी डाइल्यूट ले लो बच्चों, डाइल्यूट ले लो, है ना। और कंसंट्रेट मतलब जानते हैं, कंसंट्रेट मतलब पानी जिसमें कम हो, नाइट्रिक एसिड ज्यादा, वो ले लो बच्चों। तीनों सिचुएशन में ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देता है। मतलब आपको मैंने बताया था ना, एजेंट हमेशा दूसरों का काम करता है। मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, ये बातें मैंने बता दी थी। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन करते हैं, कैसे बनाया जाता है इसका प्रिपरेशन करते हैं। इसका प्रिपरेशन करते हैं, देखो कैसे बनाया जाता है। देखो इसका प्रिपरेशन का मेथड क्या है। इसका प्रिपरेशन, तो बच्चों इसका प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे जरा देखो। सबसे पहला इसका प्रिपरेशन क्या है। इसका जो सबसे पहला प्रिपरेशन है, मैंने बताया भी था, फिर भी सुन लीजिए। जिसको लैब मेथड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि थोड़े से मतलब लैब में तो आपको पता ना थोड़ी सी अमाउंट बनाया जाता है। तो लैब प्रोसेस क्या है कि आप कोई भी सॉल्ट ले लो, कोई भी नाइट्रेट आयन का सॉल्ट ले लो, कोई भी, ये नाइट्रेट आयन है बच्चों, कोई भी नाइट्रेट आयन का सॉल्ट ले लो और क्या करें ना, उसकी रिएक्शन ना कंसंट्रेट H2SO4 से करा। जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो क्या करते हैं ना, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। आपको पता है यहाँ पे कोई ना कोई मेटल होगा, यहाँ पे कोई ना कोई मेटल होगा, ठीक होगा ना, कोई ना कोई मेटल। तो एक मेटल ले लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोडियम ले लेते हैं NaNO3, और इसकी रिएक्शन बच्चों H2SO4 से कराते हैं जो कि कंसंट्रेट। अब देखिए कितना सिंपल रिएक्शन है बच्चों। आपको पता है कि H2SO4 में आपको H2SO4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, सही है। और इसमें से HNO3 और ये मिलके क्या बना लेगा, HNO3 बन जाएगा, NO3 HNO3। बोलो क्या बचा, एक सोडियम बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक SO4 बचा। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी की हमारी पहली रिएक्शन है जिससे नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। बच्चों कोई भी नाइट्रेट ले लें, जो भी नाइट्रेट ले सकते हैं, कोई भी नाइट्रेट लें और उसके बगल में कोई भी सॉल्ट ले लें नाइट्रेट आयन का, आप उसकी कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके बना सकते हो। थोड़ा सा इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं बच्चों। ये जो आपने जो प्रिपरेशन किया है ना, आपने ये जो बनाया है, ये छोटे पैमाने पे बनाया है। आप चाहते हैं कि मतलब बड़े पैमाने पे बनाया जाए, ज्यादा बनाया जाए। तो बच्चों ज्यादा कैसे बनाया जाता है जरा देखो। आप सभी को फिर से मतलब गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ, गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाया मैं, है ना। सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों जरा देखो दूसरा में, तो बच्चों हम चाहते हैं ना कि इसको बड़े पैमाने पे बनाया जाए। तो जब ज्यादा बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड।
अब इंडस्ट्रियल मेथड में तो वैसे तो बहुत लोग जो कुछ पढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की बात करते हैं बच्चों। बच्चों इंडस्ट्रियल में जब आपको पता है ना इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में कोई भी चीज बहुत ज्यादा बनाया जाता है, आपको तो अच्छे से पता है। इंडस्ट्रियल मेथड का यूज तब करते हैं जब आपको बड़े पैमाने पर ज्यादा बनाना पड़ता हो, ठीक है। अब कैसे करते हैं जरा ध्यान से देना, किशन ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। यस सर। ठीक है बच्चों, इंडस्ट्रियल मेथड का नाम है ओस्टवाल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरा देखिए सब लोग। ओस्टवाल्स मेथड, इसको ओस्टवाल प्रोसेस बोला जाता है। अगर आज के बाद से कोई पूछेगा साहब ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है, तो मैं बोलूंगा सर ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड बनाने का इंडस्ट्रियल पैमाना तरीका है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रियल पैमाने से कैसे बनाया जाता है, तो मेरा एक ही नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों कैसे बनाते हैं, मेरा ध्यान सुनिएगा बच्चों। इसके 3 स्टेप है ना, कैसे बनाते सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके 3 स्टेप है बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें ना, सबसे पहले अमोनिया लेते हैं, अमोनिया। और बच्चों आपको पता है हमारे एयर में ऑक्सीजन तो वैसे फ्री मिल जाएगा, तो ये जो O2 है ना, ये एयर से मिलेगा हमें, एयर से, एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, एयर से आपको मिल जाएगा। और आपको ये भी पता ना, अगर किसी चीज की रिएक्शन O2 से ऑक्सीजन से कराया जाए तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्यों? अच्छा, किसी में यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, आपको पता है ना। किसी से हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। इसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं या रोडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं, दोनों से कोई भी कर लीजिए चलेगा। इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो 500 केल्विन होता है, और इसका जो प्रेशर होता है 9 बार मतलब 9 बार होता है। ये बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों ना, ये बनता NO, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है, और साथ में बनता H2। अभी हम लोग NO के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं, NO के बारे में, नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना बच्चों, हमारे पास O2 तो है ही, तो सेकेंड स्टेप में ये जो NO है ना, ये O2 से रिएक्शन करके बच्चों ना NO2 में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन NO2 में। बच्चों NO2 के बारे में ही पढ़ना है, एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक गैस है ये, और ब्राउन कलर का होता है, ये भी हमें पढ़ना थोड़ी देर बाद। इसके ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं C पॉइंट में, ध्यान सुनिएगा, C इसके बाद हमारे पास जो NO2 बना है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्शन करा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ना डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, क्यों होता है मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो NO2 है +4 में अनस्टेबल होता है ना। NO2 जो NO2 होता है, NO2 ये जो NO2 होता है ये अनस्टेबल होता है +4 में। तो बच्चों ये क्या कर लेता है ना, ये डिसप्रोपोर्शनेशन कर लेता है। क्यों अनस्टेबल होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हम इसके बारे में बताने वाले हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में अभी हम बताने वाले हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन कर लेता है, किसी को पता है डिसप्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा आप में से? बोलो, बताया तो था यार, किसी को पता, किसी को भी मैंने बताया तो था यार, याद आ रहा? एक ही स्टेप का ऑक्सीडेशन हो रहा, उसी स्टेप का रिडक्शन होता है। किसी को याद आ रहा है? क्लास में याद आ रहा है कि किशन मैंने बताया था कि एक ही कंपाउंड में एक ही उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन भी होगा। याद है, बताया था मैंने, कुछ ध्यान आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, मैंने रेडॉक्स रिएक्शन बताया था, खैर कोई बात नहीं, बताता हूं मैं, ध्यान सुनो। तो बच्चों ये क्या करता है ना, ये HNO3 में और ये NO में टूट जाता है। यहाँ पे NO +2 में है और ये है +5 में। आप देख लीजिए, +4 का +2 में जाना नाइट्रोजन का, और उसी +4 का +5 में जाना। तो बच्चों ये हमारा नाइट्रिक एसिड बन चुका है। अभी आप क्या देखिए जरा, इस NO को ध्यान से देखिए बच्चों। ये जो NO है ना, इसका हम दोबारा काम में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं?
आप इसको देखिए, मैं इस NO को एरो बना के दिखा देता हूँ। ये दोबारा NO फिर से O2 से रिएक्शन करके, ये दोबारा आप इसको रिसाइकिल कर लीजिए, दोबारा O2 से रिएक्शन करा के फिर NO2 बना लीजिए, फिर पानी डाल दीजिए, फिर नाइट्रिक एसिड बना लीजिए, फिर जो NO बनेगा वो फिर से आप ऐसे बार बार कर सकते हैं। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल मतलब इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना, रिसाइकिल। तो आप देख लीजिए ओस्टवाल प्रोसेस 3 स्टेप में मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा NO2 अनस्टेबल है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है HNO3 और NO में। फिलहाल हमें नाइट्रिक एसिड बना लेना है। अगर आप NO नहीं बनाते तब भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में है तो मैं बना दिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। आगे देखो, इसको हटाता हूँ। थोड़ा सा पुराना टॉपिक हमें से अपने माइंड में सेट किया करें। इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों, हमने नाइट्रिक एसिड बनाने का तरीका देखा, एक प्रोसेस देख लिया, और एक हमारा पोस्टवाल प्रोसेस देख लिया जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है, हर हमें याद हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिए, जरा इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट जेई में और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आए। मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना तो आपको याद रखना ही है, बाकी तो अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो याद रखना ही है भाई साहब, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। आप जरा आपने 10th में सुना होगा, आपने 10th में एक सीरीज सुना होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी ऐसा करके, गुजराती में पता नहीं क्या सुना आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या आपने इस प्रकार का कोई चीज सुना है? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। ECS। मैं आपको बता दूं कि ये 12th का एनसीईआरटी बुक का जो आप पार्ट 1 बुक पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जैसे सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट है ना, ऐसे एनसीईआरटी की बुक 2-3 पेज पलटेंगे ना तो आपको वो लेसन मिल जाएगा, जो मैं ऑलरेडी पढ़ाने वाला हूँ। आप इसकी चिंता ना करें, ये दोबारा आएगा। इसमें बच्चों ना, इसमें मेटल को अरेंज किया गया है, मेटल को उनके एसआरपी क्या होता है ये बच्चों? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। फिलहाल अभी बस याद करें, एसआरपी के ऑर्डर में अरेंज किया गया है, एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, एसआरपी के ऑर्डर में अरेंज किया गया है, पहली चीज। और कैसे अरेंज किया गया है? उनके रिएक्टिविटी के आधार पर, उनके रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज किया गया है। अगर आपको याद है तो मैं छोटा सा डेमो दे देता हूं। याद आ रहा कुछ? ऐसा करके सीरीज नीचे की तरफ जाएगा बच्चों, याद आ रहा? और यहाँ पे लिखा था एसआरपी, और यहाँ पे लिखा था -3.07 वोल्ट। आपने कभी किसी मोबाइल की बैटरी, नोकिया की बैटरी देखी होगी, उसके पीछे लिखा होगा लिथियम आयन -3.07 वोल्ट। जीवन में कुछ तो किए होगे, कुछ भी नहीं किए हो, आश्चर्य। खैर कोई बात नहीं, ठीक ही है। तो बच्चों, वैसे मैं ये केवल हिंट दे दिया हूं, मैं इसके बारे में दोबारा पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल चिंता ना कर। इसके बारे में हम दोबारा आपको बताएंगे, हम तो केवल आपको हिंट दिए कि ऐसा कुछ होता है। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, इसमें क्या है ना कि जब इस सीरीज में हम नीचे की तरफ जाते हैं ना, जब इस सीरीज में हम नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं बच्चों में, तो बच्चों इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम होती जाती है, कम होती जाती है बच्चों। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। ये सब एक्सपेरिमेंटली है ना। और बच्चों इधर के जितने भी वोल्टेज है ना, जितने भी हैं बच्चों, वो निगेटिव है, निगेटिव एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों। हाइड्रोजन के नीचे की बात करूं, हाइड्रोजन के नीचे की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन के नीचे की बात कर रहा हूँ। कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा बच्चों। इसका तो 0 वोल्टेज होता है, जो आईपीएससी ने मान लिया है बच्चों। इन सभी का जो वोल्टेज होता है
वो प्लस में होता है, मतलब प्लस में एसआरपी इसकी वैल्यू होती है। अब प्लस का मतलब ये हुआ ना कि बच्चों इनकी रिएक्टिविटी कम है, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। पहली चीज तो ये बता देता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर यदि आपने कोई भी मेटल लिया, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन के ऊपर यदि आपने कोई भी मेटल लिया बच्चों तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका एसआरपी, क्योंकि एसआरपी जो वैल्यू होती है बच्चों वो निगेटिव में होती है। ये क्या होता है आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी आपके 12th में आने वाला है, परेशान ना हो। केवल एक हिंट बता रहा हूँ। आपने क्या सभी ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये देखा है जो मैं लिखा हूं अभी मैंने स्क्रीन पे? पहले इतना बता दूं, 10th में देखा होगा। हाँ हाँ सर। देखो बच्चों ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि जीवन में क्या है ना कि बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, और खासकर शिकायतें तो आसपास रहती हैं, लेकिन हम ब्लेम ना दूसरों में लगाने में सबसे एक्सपर्ट है, और खासकर भगवान पे हम ज्यादा ब्लेम लगाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। दो दोस्त थे, एक दोस्त ने बोला कि यार भगवान ने बहुत गलत किया है यार, बहुत गलत गलत चीजें उन्होंने बनाया, वहां पे उनको करेक्शन करना चाहिए। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि भाई कैसे, मुझे बता। तो उसने बोला चल मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ, देख मैं तुझे भगवान की गलतियां दिखाता हूँ कि भगवान यार तू बहुत बड़ा मतलब गलत आदमी है यार, तुझे यार मतलब कुछ ना कुछ चीजें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दोस्त ने सोचा कि यार भगवान ऐसे कैसे। तो उसने बोला कि एक काम कर, मेरे साथ चल, एक कॉपी और पेन ले ले, मैं तुझे भगवान की गलतियां बताऊंगा, तू नोट करना। उसने बोला ठीक है भाई चलो। अब दोनों दोस्त चलने लगे। दोनों दोस्त चलते चलते बच्चों ना किसी गांव में गए। आपको कद्दू पता, कद्दू बड़ा बड़ा होता कद्दू, जानते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो जो दोस्त तो भगवान की गलतियां गिना रहा था उसने बोला कि चल ये देख, ये देख, इतना बड़ा कद्दू है, तू सोच, और इतने छोटे छोटे जिसपे वो लटका हुआ, कितना इसके लिए छोटा छोटा पेड़ बनाया गया। ये नोट करिए, भगवान की पहली गलती है। तू सोच, इतने बड़े कद्दू के लिए इतना छोटा पेड़ बनाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा कद्दू इतने छोटे पेड़ बनाया गया, ये भगवान की पहली गलती, नोट कर। अपने दोस्त से बोला कि भाई इसको नोट कर ले, देख भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके दोस्त ने गलती नोट कर ली। फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे उनको आम दिखाई दिया, आम का पेड़ दिखाई दिया, बड़ा सा आम था, उसमें छोटे छोटे आम लगे हुए थे। कह रहे ये देख, इतने छोटे छोटे आम के लिए भगवान को इतना बड़ा पेड़ बनाने की क्या जरूरत थी? तो कितना गलत है, देख लो। चलिए दूसरी गलती नोट कर भगवान की। तो भगवान की दूसरी गलती भी उसने नोट कर ली। थोड़ी देर बाद बहुत तेज आंधी आई। आंधी आने के बाद अभी वो आम पके नहीं थे, कच्चे ही थे। कच्चे आम बहुत स्ट्रांग होते हैं, अगर वास्तव में वो आपके सिर पे गिर जाए, खासकर नाक पे गिर जाए तो बहुत ज्यादा चोट लगती भी है। तो बच्चों उसमें से एक आम उसके नाक पे गिर गया। नाक में गिरने के बाद उसके बगल के दोस्त ने बोला अरे यार इसको हॉस्पिटल में जो बहुत चोट लगी है। उसने बोला छोड़ छोड़, हॉस्पिटल की बात छोड़ दे, पहले तो जो मैंने भगवान की गलतियां लिखा ना पहले उसको मिटा दे, उसको रफ कर दे। क्योंकि अगर इसकी जगह पे ये होता, कद्दू होता, सोचो तो फिर मेरा क्या हाल होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों क्या है ना कि दूसरे पे ब्लेम लगाना बहुत आसान होता है। अगर वही हम थोड़ा सा हर चीजों को देखते हुए खुद पे मेहनत शुरू कर देना तो हम ना ब्लेम लगाएंगे ना कोई हमारे में कमी आएगी, है ना। मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको ये पता है? कुछ भी जवाब नहीं आता, पता नहीं क्यों, आश्चर्य। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं कुछ बातें इसमें बता रहा, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ बच्चों, 12th में एक लेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेशन है, उसको दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें, आपके टीचर भी पढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उसमें से कुछ लाइनें ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जरूरत। मैंने क्या लिया, एक निगेटिव एसआरपी लिया, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिथियम, पोटेशियम, स्टार्निशियम, कैल्शियम, सोडियम, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इनको लोग फटाक से रिएक्शन करेंगे। आपको तो पता है सोडियम तो पानी में भी आग लगा देता है, आप तो जानते ही। तो बच्चों ये ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन के नीचे ना ये पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू रखते हैं। पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू मतलब इनकी रिएक्टिविटी बच्चों बहुत कम है। मतलब यदि आप एचजी को ले लेते हैं, यदि आप सिल्वर को ले लेते हैं, यदि आप प्लेटिनम को ले लेते हैं बच्चों, यदि आप गोल्ड को ले लेते हैं बच्चों, जल्दी रिएक्शन नहीं करता। क्यों? तभी तो बच्चों आप गोल्ड के बारे में विचार करो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे गोल्ड है,
और बच्चों इसके एसआरपी वैल्यू जो कि प्रैक्टिकली बताया गया है वो प्लस में होता है। इसका मतलब ये सबसे कम रिएक्शन करता है। तभी तो बच्चों हम लोग गोल्ड पहन के घूमते भी हैं। अगर गोल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता ना तो किसी न किसी रिएक्शन करके कुछ और बन जाता। आप देखो गोल्ड में जल्दी रिएक्शन नहीं होती है। आप क्योंकि बच्चों गोल्ड और ये सब प्लेटिनम ना बच्चों बिल्कुल इनर्ट होते हैं, रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, ध्यान सुनो। क्या आप सभी को नोबेल गैस के बारे में पता? नोबेल गैस, हाँ सर। नोबेल गैस कहाँ मिलता है आपको? ग्रुप के बारे में पता है कि नहीं पता है? कुछ आना बोलो। हाँ सर। बच्चों मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ जिसका नाम है नोबल मेटल। दोनों में अंतर पता है क्या? दोनों में अंतर बताओ बच्चों। अंतर ये है कि ये गैस और ये मेटल है। हेलो, आवाज? हाँ सर। तो बच्चों देखो दोनों का काम वही है। नोबेल मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करता। देखो नोबेल गैस मतलब जो किसी रिएक्शन नहीं करते। लेकिन बच्चों ये देखो किसी मेटल, ये गैस है ये, और बच्चों ये मेटल है। तो नोबेल मेटल कहाँ पाया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है सब नोबेल मेटल है। फिलहाल उसमें से मैं नोट कर लेता हूं बच्चों। प्लेटिनम नोबेल मेटल है, उसके बाद गोल्ड नोबेल मेटल है, सिल्वर नोबेल मेटल है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नोबेल मेटल के नाम बताओ तो बता लोगे ना नोबेल मेटल? हाँ सर। नोबेल मेटल समझ गए ना? नोबेल मेटल मतलब ये भी किसी से रिएक्शन नहीं करता लेकिन ये मेटल है। बच्चों कंफ्यूज मत होना, नोबेल गैस अलग होता है, नोबेल मेटल अलग होता है। सर ये नोबेल मेटल कहाँ मिला? नोबेल मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है जो कि हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इनका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होता है और ये रिएक्शन नहीं करते, मतलब ये लगभग अनरिएक्टिव है। कृपया इसकी एक फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। खैर बच्चों इतनी जरूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैं डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है? अब शुरू करता, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों। मैं इसमें से दो चीज लेके चल रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में लिखा, मैं दो चीज लेके चल रहा हूँ बच्चों। एक जिंक का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, जिंक रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, और एक कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, जो दो ये पेपर में आपके डायरेक्ट पूछा गया है, मैं ले रहा हूँ। अब मुझे बता दीजिए, मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जिंक और कॉपर में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? जिंक। जिंक का रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये जो जिंक है ना बच्चों, इसका निगेटिव एसआरपी वैल्यू है, निगेटिव एसआरपी वैल्यू है और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और ये जो कॉपर है बेचारा, इसकी पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? याद रखिए मैं दो चीज लेके चल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। एक ले रहा हूँ कोई भी मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और एक कोई भी मेटल ले रहा हूँ जिसकी रिएक्टिविटी कम है। हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। खैर आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, अब काम की बातें करते हैं। ये तो कोई एक बेसिक चीज हटाता हूँ। मुझे इतना बताने की आवश्यकता नहीं थी बच्चों, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जस्ट बताने वाला हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बता दिया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना आए। याद रखिए मैंने आज आपको एक बातें बताई। क्या? नोबेल गैस अलग बात है, नोबेल मेटल अलग बात है। नोबेल मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करे, नोबेल मतलब आदर्श। जैसे मान लो कोई लड़का ऐसा हो जो किसी रिएक्शन ना करे, झगड़ा नहीं करे, उसको नोबेल स्टूडेंट बोलते हैं। खैर देखते हैं आगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। तो बच्चों प्रॉपर्टीज में क्या बात है जरा सुनो। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात यह है कि मैं ऐसा मेटल लेके चल रहा हूँ, ऐसा मेटल लेके चल रहा हूँ जिसकी निगेटिव एसआरपी वैल्यू है। तब समझ जाओगे ना, निगेटिव एसआरपी वैल्यू मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। हेलो? हाँ सर। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। हाँ सर। और मैं आपको कॉपर लेके क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कॉपर का एग्जाम्पल है। बाकी आप कोई भी निगेटिव एसआरपी वैल्यू का मेटल ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं जिंक लेके चल रहा हूँ, जिंक का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अब हम मेटल की रिएक्शन बच्चों नाइट्रिक एसिड से कराएंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि बेचारा नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम बच्चों स्ट्रॉन्ग क्यों बोला मैंने? क्योंकि बच्चों ये किसी सिचुएशन में ना अपना काम करता है। किसी सिचुएशन मतलब तीन सिचुएशन हो सकती है। एक तो बहुत डार्क हो, एक तो बहुत थोड़ा मोड़ा पानी, एक तो बहुत ज्यादा पानी। बहुत ज्यादा पानी का मतलब क्या जरा बताओ तो? बहुत ज्यादा पानी का मतलब होता है वेरी डायलूट HNO3। अच्छा बच्चों, वेरी डायलूट HNO3 का मतलब ये हुआ ना कि इसमें HNO3 बहुत कम होगा। क्या आप समझ गए?
मतलब इसमें HNO3 की क्वांटिटी कम होगी तो बेचारा HNO3 वीक होगा, लेकिन फिर भी बच्चों रिएक्शन कर लेता है। इसमें पानी बहुत ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। जो दूसरी कंडीशन है वो है डायलूट HNO3। और बच्चों जो तीसरी कंडीशन है वो कंसंट्रेट HNO3। तो बच्चों कंसंट्रेट में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ये तो कंसंट्रेट में तो ये बहुत स्ट्रांग होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, रिएक्शन भी करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जेईई ने इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और डायरेक्ट आपके पेपर में भी आएगा। अब आंसर सुनो ध्यान से, या ध्यान से सुनना। देखो एक प्रोडक्ट मैं पहले बता देता हूं। क्या प्रोडक्ट बच्चों? यहाँ पे कोई ना कोई मेटल लोगे ना, मेटल, जो भी मेटल लोगे, कोई भी मेटल ले हुआ, तो ये मैंने मेटल ले लिया, जो भी मेटल ले लोगे, फिलहाल मैंने जिंक लिया। बच्चों इस मेटल का नाइट्रेट बनता है, इस मेटल में जिंक ले लेता हूं। Zn पे कौन सा चार्ज है? +2। नाइट्रेट पे कौन सा चार्ज है? -3। इन दोनों का फॉर्मूला बनाओ तो कुछ तो बोलो। हेलो, ZnO3 ट्वाइस। हाँ, जिंक नाइट्रेट ऐसा बन जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेटल नाइट्रेट तो तीनों केस में बनेगा। सुन लीजिए, मेटल नाइट्रेट तीनों केस में बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेटल का नाइट्रेट मतलब जो भी मेटल लेके रिएक्शन कराएंगे तो मेटल नाइट्रेट तीनों में बनने वाला है। पहली चीज तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रखे, एक तो प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है सर, एक प्रोडक्ट मिल गया, मेटल नाइट्रेट तीनों में बनेगा। अब दूसरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप कोई भी मेटल ले ले, चाहे वो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी कम हो, चाहे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, यहाँ पे हमेशा NO2 ही बनेगा। कंसंट्रेट कभी भी कोई टेंशन नहीं लेता, कंसंट्रेट की रिएक्शन किसी भी मेटल से कराओ, चाहे वो इसकी रिएक्टिविटी कम हो ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, यहाँ पे NO2 बनेगा। NO2 के बारे में भी जस्ट बताने वाला हूँ। ब्राउन कलर की गैस होती है बच्चों, एसिडिक है ये, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है। बहुत बेचारा ये दुखी है, तो इस दुखी को कंप्लीट करने के लिए डाइमर बनता है जिसको N2O4 बनते हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल चलिए, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, अभी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है। खैर बच्चों बात करते हैं इसके बारे में। जब बच्चों वेरी डाइल्यूट के केस में जब रिएक्शन होती है जिंक के साथ में, तो बच्चों ये अमोनिया बनाता है NH3, या एक चीज और बनाता है। क्या बनाता है? आप मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास HNO3 है, वेरी डाइल्यूट HNO3 है, ये मैं लिख देता हूँ वेरी डाइल्यूट HNO3। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ सर? मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अमोनिया, NH3 प्रोडक्ट बन रहा, दोनों को जोड़ देते हैं। जरा देखना, मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए जोड़ रहा हूं। तो ये बन जाएगा NH4, ये N और H4, एक नाइट्रोजन बचा NO3। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अमोनिया बना है या NH4NO3 बना है तो दोनों बात सेम है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? ये बना है या ये बना है, दोनों सेम ही है, क्योंकि हमारे पास नाइट्रिक एसिड है ना, जोड़ दोगे तो NH4NO3 ही होता है। अब इसकी चिंता ना करें, तो दोनों बना दिए, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये हो गया। अब डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या बनता है, ये बातें हमें याद रखनी है, बस ये बात याद रखनी है कि डाइल्यूट के साथ बनता है बच्चों N2, ठीक है। और इन तीनों के साथ मेटल नाइट्रेट जरूर बनता है, इसके साथ भी मेटल नाइट्रेट, तीनों के साथ मेटल नाइट्रेट। अब एग्जाम में क्या आया था, ध्यान सुनिए, एग्जाम में आया था कि जिंक डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनाता है। बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि ये नाइट्रोजन का +1 का ऑक्साइड N2O बनाता है, N2O। गलती से NO2 पे टिक मत लगा देना, याद रखिएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जिंक कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो NO2 बनाता है, NO2। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले, हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट। याद रखना, मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी बुक देखनी है ना, ठीक है, ओके। आपकी क्लास में कोई ऐसा है जो मतलब अभी थोड़ी देर बाद सॉन्ग गाना वाना गाने वाला? इतना सन्नाटा क्यों भाई? ऐसा कोई योद्धा नहीं है बहादुर?
क्योंकि पी ब्लॉक हम लोग इस समाप्त कभी करने वाला ना नाइट्रोजन पर। तो बच्चों ऐसा कोई होगा तो मुझे बताइएगा ना। सर महक। अच्छा सर महक। अच्छा महक और रिद्धि, रिद्धि भी ना। दूसरे का नाम लेने में कितना आसानी है ना, दूसरे का नाम ले लेते हैं आप लोग। महक का नाम ले लिया आपने, उनसे पूछा भी नहीं, महक का नाम ले लिया आपने। खैर कोई बात नहीं, ध्यान सुनो बच्चों, हम दूसरी रिएक्शन बताने जा रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए बच्चों। ये सेकेंड रिएक्शन है मेटल के साथ। अब ये मेटल जो हम ले रहे हैं बच्चों, वो पॉजिटिव एसआरपी का ले रहे हैं। पॉजिटिव एसआरपी का कॉपर लेके चल रहा है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया। तो पॉजिटिव एसआरपी का मतलब किशन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेटल, इस मेटल की खास बात क्या है, पॉजिटिव एसआरपी है। इस मेटल की खास बात क्या है, इस मेटल की खास बात यह है कि इसकी रिएक्टिविटी लो है। यार तुम लोग बोल क्यों नहीं पाते हो यार। हाँ सर, एच से नीचे आता है। हाँ, इसकी रिएक्टिविटी लो है। तो जब इसकी रिएक्टिविटी लो है बेचारा, मतलब ये कम रिएक्शन करता है। ध्यान सुनना, तो बेचारा कॉपर की रिएक्टिविटी इतनी लो है और वेरी डायलूट, मतलब इसमें कंसंट्रेट HNO3 भी बहुत कम है। तो फिलहाल भैया ये पहली वाली रिएक्शन होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेटल आप ले रहे हैं बेचारा, उसकी रिएक्टिविटी तो वैसे भी कम है, और इतना आपने पानी मिला दिया कंसंट्रेट HNO3 में, वहां तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो बच्चों ये रिएक्शन नहीं होती, पहले वाली रिएक्शन नहीं होती है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो बनता है वो NO बनता है, +2 का ऑक्साइड बनता है, +2 का नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, NO बनता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंसंट्रेट हमेशा कौन सा बनाएगा, +4 का NO2 ही बनाएगा। और बच्चों सबके साथ मेटल नाइट्रेट बनता है, सबके साथ मेटल नाइट्रेट मतलब, अच्छा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा ना, वहां पे जहाँ पे जिंक लिखा था मैंने, कॉपर नाइट्रेट बनता है। देख लो बच्चों, ये बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ। एक बार मैंने जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है मैंने उससे रिएक्शन करा दिया आपको, एक बार जिसकी रिएक्टिविटी कम है उस मेटल से रिएक्शन करा दिया मैंने। तो मुझे एक बार बता दो, कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई भी मेटल आ जाए, जिंक का डायलूट हो, वेरी डायलूट, कर लोगे ना रिएक्शन। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं सर जिंक कॉपर और एनसीईआरटी बुक में 2 ही लिखा है, 2 लिखा तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन आप तो कर लोगे ना, कुछ हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। तो कर लोगे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो यार जल्दी से, फास्ट। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। तो मैं इसको हटा दूं, इसको हटाता हूं मैं। बच्चों ये पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट होने के बाद ना मैं एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये पी ब्लॉक, है ना, एकदम ऐसे ही 2 कॉपी अपलोड कर दूंगा। खैर मेरी बात सुनिएगा, तो जरा देखिए, तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट सॉन्ग अगर बाई द वे गाता है तो उसका भी बिल्कुल सॉन्ग आ जाएगा, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप आएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रहेगा कि नहीं मैं से जब पी ब्लॉक का नाइट्रिक एसिड चला था तो मैंने एक सॉन्ग मतलब गाया था या गाया था। मान लो श्रेय पटेल का कोई गाना गाता है तो श्रेय पटेल को भी याद आया कि मैंने एक गाना गाया था। मुझे पता है कि श्रेय पटेल अच्छा गाना गाता है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या देखो, नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन विथ। बच्चा आपको जीएसबी बोर्ड में क्लासेस चालू हो गई है ना, जो लोग बोल रहे थे हेलो। हाँ सर। हाँ सर कल से। हाँ तो कल से चालू होगी, कोई बात नहीं। सॉलिड स्टेट चल रहा ना? हाँ सर। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसके बाद सॉलिड स्टेट शुरू करूंगा। क्यों? अब हम लोग जीएसबी बोर्ड के पीछे पीछे चलेंगे, नीट और जेई हम लोग के पीछे क्यों चलेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो बच्चों अब हम लोग नॉन मेटल या मेटलॉइड से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। नॉन मेटल मेटलॉइड तो आपको अच्छे से पता क्या क्या होता है, ये मैंने आपको पी ब्लॉक शुरू होने से पहले ही बता दिया था। हेलो। हाँ ये 1 मिनट में कट होगा तो आपको दोबारा जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करने से पहले सुन लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि आपने कोई नॉन मेटल ले लिया या मेटलॉइड ले लिया, नॉन मेटल ले लिया या क्या ले लिया, मेटलॉइड्स ले लिया, ठीक है।
अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट HNO3 से, ठीक। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कंसंट्रेट HNO3 बिल्कुल बच्चों बिल्कुल अन्याय नहीं करता, ये NO2 तो बनाता ही है, पहली चीज तो ये बातें ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन बच्चों जो दूसरा बनाता है ना वो ईक एसिड बनाता है, ईक एसिड। कोई बताएगा कि ईक एसिड कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे बोला जाता है? ईक नाम कब बोला जाता है? ईक नाम तब बोला जाता है या आपने कोई मेटलॉइड ले लिया, उसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेट HNO3 से करा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तो बच्चों जब भी कभी भी किसी मेटलॉइड या नॉन मेटल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में मैं वही बात कर रहा हूँ, तो बच्चों NO2 तो बनेगा। पहली चीज तो NO2 आपको बना लेना, बिना सोचे NO2 तो बना लेना है, NO2 तो बना लेना, ठीक है, बिना सोचे NO2 बना लेना, बना लिया मैंने। बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का आपको ऑक्सी एसिड बनाना, ऑक्सी एसिड तो आपको अच्छे से पता है। अगर मैं पूछूं सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड क्या होगा, तो कौन बताएगा? सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होता है? +6 तो होता है, क्या H2SO4, कुछ तो बोलो। हाँ सर। देखो बच्चों सल्फर फैमिली का +6 का होता है, नाइट्रोजन फैमिली का +5 का होता है, आयोडीन हेलोजन फैमिली का बच्चों +5 का ही होता है, ये आपके लिए नया है, सुन लीजिएगा, +7 का नहीं बनाना, है ना। कार्बन फैमिली का +4 का ऑक्सी एसिड बनाना होता है। कार्बन फैमिली में जो भी आता है, सिलिकॉन में जो भी हो, कार्बन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हो गया, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सी एसिड ऐसे बनाना होता है। ये मैंने कैसे लिखा आपको तो पता नहीं, इनका ग्रुप नंबर वो होता है, वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। खैर, तो काम की बातें बच्चों शुरू करने से पहले एक बात और सुन लीजिए। अगर मैं पूछूं कार्बन का +4, कार्बन का +4 होगा ना, कार्बन का +4 का ऑक्सी एसिड कौन है, कौन बताएगा कोई? अरे यार कार्बन ले लो, इसको +4 बनाना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लो, H2CO3 कर लो। अब देखो जरा +4 आ गया ना, आ गया +4। ये ऑक्सी एसिड तो याद रखो, तुम वो कर क्या रहो, ऑक्सी एसिड नहीं याद रख रहे हो क्यों? अगर मैं सिलिकॉन का पूछूंगा तो क्या होगा? H2SiO3 होगा। अगर मैं फास्फोरस का पूछूंगा तो फास्फोरस का H3PO4 होगा +5 का, क्यों? हेलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर। अगर मैं नाइट्रोजन का पूछूंगा तो HNO3 होगा +5 का, समझ गए? अच्छा, आर्सेनिक कौन से नाइट्रोजन फैमिली में आता है? सॉरी, कौन से फैमिली में आता है? नाइट्रोजन फैमिली में होता है +5 ना बच्चों, उसका ये होता है, देखो H3AsO4 होता है। आर्सेनिक का ऑक्सी एसिड क्यों +5 का होता है? देख लो +5 का है। मतलब कुछ चीजें, ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। खैर मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। तो बच्चों ये जो H2CO3 होता है ना, ये कार्बन का ऑक्सी एसिड +4 वाला, ये अनस्टेबल होता है। ये तुरंत क्या होता है, ये तुरंत का ब्रेक होता है बच्चों, और CO2 और H2 टूट जाता है। तो जब भी कभी आपको H2CO3 दिखाई दे, आज के बाद सुन लीजिए, तो आपको प्रोडक्ट में बच्चों ना CO2 और H2O ही बनाना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं काम की बातें शुरू करूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फास्ट। तुम लोग ये पुराना टॉपिक पढ़ के बैठा करो, ऑक्सी एसिड पढ़ा चुका हूं तब भी नहीं बैठते पढ़ के यार। खैर मैं इसको हटाता हूँ, है ना, इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं ना, डायरेक्ट रिएक्शन मतलब जो आपके एनसीईआरटी बुक में उसको रिएक्शन करते हैं। देखो तो बच्चों हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराने जा रहे हैं, जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो HNO3 है ना, वो मेटल के साथ तो रिएक्शन करता ही है। मेटल के साथ हमने रिएक्शन करा लिया, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल, बहुत लो रिएक्टिव मेटल, हमने प्रोडक्ट बना लिया। बच्चों मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? 3 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, एक मेटल, एक नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। यही मिलेंगे ना, 3 यही मिलेंगे। मेटल कहाँ मिलेगा? S ब्लॉक में मिलेगा, D ब्लॉक में मिलेगा, और कुछ P ब्लॉक में मिलेगा, और F ब्लॉक में मिलेगा। और नॉन मेटल मेटलॉइड कहाँ मिलेंगे, कौन बताएगा? हेलो,
पी ब्लॉक में। यस, P block में sir. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों HNO3 ना सब जगह रिएक्शन करता है, बस ये बताना चाहता हूँ एक एक करके वही रिएक्शन बता रहा हूँ। चलो सुनिएगा, एक एक करके बताता हूँ। बच्चों सबसे पहले आयोडीन ले रहा आपका फेवरेट। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। इसका रिएक्शन इसकी जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेट HNO3 से हम कराने जा रहे हैं। कंसंट्रेट HNO3 से आपको पता है ना, इक बनेगा और मतलब +5 का, मैं बार बार कह रहा हूँ, आयोडीन +5 का ऑक्सी एसिड बनाएगा। आयोडीन के बारे में याद रखिएगा। और +5 का ऑक्सी एसिड आयोडीन का HiO3 होता है। ये आयोडिक एसिड इसका नाम होता है। और साथ में NO2 बनेगा। NO2 में तो आपको पता ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, NO2 है ना। NO2 के बारे में भी बताऊंगा, फिर भी सुन लो। ये ब्राउन कलर का गैस होता है और ये बच्चों पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे अनपेयर्ड होते हैं? अच्छा मुझे बताओ, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। sir. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 4। कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 1। और केवल एक इलेक्ट्रॉन को पैरामैग्नेटिक नहीं बोलेंगे क्या? आप मुझे ये बता दो, बोलेंगे ना? हाँ हाँ सर। sir. ठीक, खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बच्चों सल्फर, आपको पता ना सल्फर एसिड के फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब इसकी रिएक्शन भी बच्चों सेम टू सेम हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। और जैसे इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे बच्चों, सल्फर का ऑक्सी एसिड इक्वल आपको पता है ना, +6 वाला बनता है H2SO4। और आपको पता है NO2 तो बनेगा ही। कितना सिंपल है। चलिए आगे और बता दीजिए। नेक्स्ट फास्फोरस का, फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, आपको अच्छे से पता है। कंसंट्रेट HNO3 से हमने रिएक्शन कराया और जैसे रिएक्शन कराया बच्चों, फास्फोरस का +5 का बनेगा। कौन सा बनेगा? H3PO। H3PO4। बच्चों ये सब याद, अगर मैं आपसे पूछूं कि फास्फोरस का +5 का ऑक्सी एसिड कौन सा है, तो आपको ये सब याद रखनी पड़ेंगे ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए कोई बात नहीं। कार्बन की बात करो बच्चों, कार्बन का, कार्बन ये मैंने चारकोल ले लिया। चारकोल जानते हो ना? नहीं जानते? हाँ सर। हाँ सर, कॉल्सो। हाँ sir. क्या बात, पहली बार कुछ आंसर दिए आज, पहली बार। तो बच्चों ये कार्बन का +4 का बनेगा। कार्बन यहाँ पे 0 है, तो +4 का कार्बन का क्या बनता है आप देख लीजिए। +4 का बनता है H2CO3। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि H2CO3 यदि आपको कहीं भी दिखाई देगा बच्चों, तो आप यहाँ पर रुकिएगा मत, आप तुरंत का तुरंत प्रोडक्ट क्या बनाइएगा, H2 और CO2। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि CO2 पे ही टिक लगाना है। गलती से H2 पर टिक मत, सॉरी, गलती से H2CO3 पर टिक मत लगाना, बाकी तो NO2 बनेगा। समझ गया ना? इस केस में अलर्ट रहना, है ना। चलिए आर्सेनिक की रिएक्शन भी करा लेते हैं बच्चों। मेटलॉइड की भी रिएक्शन जरूरी है ना। तो सर मेटलॉइड तो आपने कराया नहीं, नॉन मेटल आप बार बार करा रहे हैं। मेटलॉइड भी रिएक्शन करा लेते हैं, है ना। मेटलॉइड की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करा लेते हैं बच्चों। बोलो क्या बनेगा, कोई बताएगा? कुछ तो बोलो। H3SO4। हाँ, +5 का और साथ में। तो बच्चों आप देख लीजिए, हमने नाइट्रोजन सॉरी हमने HNO3 की रिएक्शन मेटल से करा दिया, स्ट्रॉन्ग मेटल से, लो रिएक्टिव मेटल से करा दिया, मेटलॉइड से करा दिया, नॉन मेटल से करा दिया, और सब में हमने प्रोडक्ट बना दिया। कृपया इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट ले लिए सबने स्क्रीनशॉट? हाँ सर। अच्छा बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनिएगा। जैसे मान लो, मेरी बात सुनिएगा, जैसे मान लो कि अगर अगर आप बाहर निकल रहे हो, अचानक बरसात हो जाए, अचानक पानी गिरने लगे, रेन आ जाए, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे आप? अम्ब्रेला, या वापस ही घर में घुस जाए। मुझे लगा कि गुजराती में बोलिएगा छाता होता, लेकिन इसने इंग्लिश बोला, मतलब अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है। छतरी। वही मतलब छतरी छपरा जो भी हो बोलते हो आप लोग। तो बच्चों वरना सर वापस घर में घुस जाएंगे। हाँ मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि जब पानी गिरेगा तो आपने क्या किया, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। अब उस प्रोटेक्टिव लेयर के कारण पानी आपके शरीर से रिएक्शन नहीं किया। सिंपल सी बात है, समझ नहीं पा रहे हो यार? हाँ सर। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा।
ये जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम जो आपने सुना है ना, ये एल्युमिनियम है ना, ये मेटल नॉन मेटल मेटॉइड की बात करें, आयरन है, क्रोमियम है। बच्चों ये चार ऐसे हैं ना जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? कि ये क्या करते हैं, अपने ऊपर ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ना ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं। अब बेचारा जब नाइट्रिक एसिड के पास आता है तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन तो मेटल से करना, अब मेटल से बेचारा चारों ओर से पैक है तो रिएक्शन नहीं हो पाता। समझ गया ना? हेलो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. डू नॉट रिएक्ट विथ कंसंट्रेट, याद रखिएगा ये कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है? क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। मतलब ये जैसे मान लो कि ये मार्कर ही है बच्चों, ये आपको आसपास ऑक्सीजन है, एयर तो है, अगर ये एयर से रिएक्शन करके मार्कर का ऑक्साइड बना ले और चारों ओर से लेयर बना ले बच्चों, तो अगर मैं इसको जलाऊं या कुछ भी करूं रिएक्शन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो बच्चों कभी गलती से ना इसकी रिएक्शन करा मत देना, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट है। कभी ऐसा नहीं कि बेरिलियम उठा के रिएक्शन करा देना ना, याद रखना नोट, ठीक है? या मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, इसका फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और सुन लीजिए, एक बात और बता देता हूँ, तब स्क्रीनशॉट ले लेना। बच्चों आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस प्लेटिनम और इस गोल्ड के बारे में एक बात बताई, बोलो क्या बताया? नोबल मेटल। ये बच्चों नोबल मेटल है, यह नोबल मेटल। बच्चों ये नोबल मेटल है, तो यदि आप इसमें गलती से अगर आपने इसके रिएक्शन में कंसंट्रेट HNO3 से कराया ना, तो बच्चों ये इतना नोबल है ना, इसकी SRP वैल्यू इतनी पॉजिटिव है ना कि ये बिल्कुल रिएक्शन करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है ये। तो बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ नो रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, मैंने यहाँ पे दो बातें बता दिया है कि भाई साहब ये रिएक्शन नहीं होती। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर। आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। इसको हटा दे। हाँ सर। यस सर। बच्चों आपको एक बात और बता रहा हूँ, जरा इसको हटा के एक बात बता रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि यदि आप कभी गोल्ड ले लें, गोल्ड की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे तो नहीं करेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ डेमो, जैसे मान लीजिए कि मैंने गोल्ड ले लिया सर, गोल्ड ले लिया या प्लेटिनम ले लिया, दोनों में से कोई भी ले लेना, ठीक है? अब इसकी रिएक्शन यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेट HNO3 लिख दिया, तो मुझे बताओ कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या? कुछ आना बोलो। नहीं। लेकिन बच्चों क्या आपने एक्वारेजिया का नाम सुना? एक्वारेजिया? हाँ सर। अच्छा, आपने सुना आसपास आपके कॉलोनी मोहल्ले में लोग आते हैं, पायल चमका लो, सोना चमका लो, इसमें ये कर लो, ये कर लो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो बस वही और लूट के जाते हैं। तो वो एक्वारेजिया का मिक्सचर रखते हैं, वो एक प्रकार से केमिस्ट है। कैसे करते हैं सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन बच्चों अगर ये कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, अगर ये कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन, कंसंट्रेट HNO3 ले लिया मैंने, ध्यान से सुनिएगा, ये रिएक्शन नहीं होता ना। लेकिन बच्चों अगर हम इसके साथ थोड़ा सा एसिड मिला दें, और कितना रेशियो मिला दें? 1:3। और फिर बच्चों यदि आपने गोल्ड लिया या प्लेटिनम लिया, तो बच्चों ये रिएक्शन हो जाता है। मैंने इसमें कोई बहुत बड़ा जादू नहीं किया बच्चों, हमने बस केवल इसमें HCl मिला दिया है। और अगर आपको याद हो, यदि आपने थोड़ा भी हल्का फुल्का भविष्य में GSG के जो भी पढ़ा हो, तो उसमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि एक शब्द आता है एक्वारेजिया।
एक्वारेजिया। ये क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है सर? ये कंसंट्रेट HNO3 ले लो और बच्चों कंसंट्रेट HCl ले लो। याद रखिएगा, आप जितना HNO3 मिलाएंगे उसका ट्रिपल ना HCl मिलाएंगे। इन दोनों के मिक्सचर को ना, इन दोनों के मिक्सचर को, इसके 1:3 के मिक्सचर को बच्चों ना एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप देख रहे हैं ना कि जो गोल्ड और प्लेटिनम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं कर रहा था, वो रिएक्शन कर रहा है। क्यों रिएक्शन कर रहा है? क्योंकि हमने उसमें हमने उसमें कंसंट्रेट एसिड भी मिला दिया जो कि HCl है। तो बच्चों एक्वारेजिया से गोल्ड प्लेटिनम रिएक्शन करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉर्मली यदि आप कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये नोबल मेटल है। क्या आपको ये समझ में आ गया? कुछ तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। क्या आप इसकी हाँ स्क्रीनशॉट? सर। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रिएक्शन करा देता हूँ। सर। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन होता है सुन लो। रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन बहुत सिंपल तरीका है। रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले ये होता क्या है ना कि ये जो कंसंट्रेट HNO3 है ना, और ये जो कंसंट्रेट HCl है ना, ये पहले दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। या मैं बार बार लिख रहा हूँ, 1:3 लेना आपको ना। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ध्यान सुनो। ये बनाते हैं, एक बनाता है NOCl, ये रिएक्शन आपको याद रखना बच्चों। एक बनाता है पानी और एक बनाता है बच्चों क्लोरीन। ऐसे क्लोरीन, सिंगल क्लोरीन बनाता है बच्चों। ऐसे किसी भी चीज को बोलते हैं नेसेंट बोलते हैं। बताता हूं नेसेंट क्या होता है। नेसेंट क्लोरीन है ये, नेसेंट क्लोरीन। बच्चों कुछ आगे चल के आप नेसेंट ऑक्सीजन देखने वाले हैं, आगे चल के नेसेंट हाइड्रोजन देखने वाले हैं। सर ये सब क्या होता है भैया? जब भी हमें किसी भी रिएक्शन में किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम तुरंत का तुरंत उसको क्रिएट कर लेते हैं। नेसेंट का मतलब होता है नवजात, जस्ट अभी क्रिएट हुआ। जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको नेसेंट बोलते हैं। नेसेंट मतलब कोई न्यू चाइल्ड बर्थ, है ना। नेसेंट मतलब हमने क्लोरीन को तुरंत क्रिएट किया है, हमने क्लोरीन तुरंत बनाया है, इसलिए इसका नाम है नेसेंट क्लोरीन। अगर मैं ऑक्सीजन बनाता तो ब्लीचिंग पाउडर में बनता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्यों? तुरंत का तुरंत ऑक्सीजन बनाना। ठीक है, अब इसका क्या काम है, ध्यान सुनिएगा। ये जो हमने नेसेंट क्लोरीन बनाया ना बच्चों, यही रिएक्शन करता है। अब कैसे करता सुनो। जैसे मान लीजिए आपके पास गोल्ड है बच्चों, हमने तुरंत का तुरंत नेसेंट क्लोरीन बनाया है। अब ये नेसेंट क्लोरीन तुरंत गोल्ड से रिएक्शन करता है और गोल्ड से रिएक्शन करके AuCl3 बनाता है। अब हमारे पास HCl था ही, अब ये जो HCl है ये AuCl3 से रिएक्शन करके बच्चों एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमें ये कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना ना बस। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है? HAuCl4, मतलब ये +3 का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका नाम है एरोक्लोरिक एसिड। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। आपको तो पता है ना गोल्ड +3 में एग्जिस्ट करता है। देखो हाँ सर। ये गोल्ड है हाँ में, और प्लेटिनम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 में। ठीक है, चलिए अब मैं प्लेटिनम की रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा सब लोग। बच्चों मैं प्लेटिनम की रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, तो जहां पे गोल्ड है वहां पे मैं प्लेटिनम ले रहा हूँ। कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, प्लेटिनम। ठीक है, मैं प्लेटिनम ले रहा हूँ तो ये क्या बनाएगा, ये PTC, ये बना लेगा PT, ये Cl4। देखो मैं कुछ बहुत नया काम नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए ये हो गया यहाँ तक। अब इसमें HCl की रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ बस मैं क्या लिख दूंगा, H2, और यहाँ पे Cl6। ये बनता है कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमें गोल्ड +4 का चाहिए, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाए हेक्सा। 6 क्लोरीन है ना, लिख देता हूँ हेक्सा क्लोरो। नाम चिंता ना करें, नाम इसको पढ़ाया जाएगा आगे। हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड, प्लेटिनिक एसिड। तो बच्चों मैंने आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में बिल्कुल अलर्ट कर दिया कि नाइट्रिक एसिड की क्या क्या रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड कहाँ रिएक्शन नहीं करेगा, एक्वारेजिया क्या है, कैसे क्या है,
ये मैंने आपको डिटेल बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको नाइट्रिक एसिड समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड समाप्त हो गया, नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अमोनिया कैसे बनाते हैं, और साथ में पढ़ने वाले नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन, ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जरा मैं पहले इसको हटा देता हूँ, इसको हटा के मैं कुछ बातें बता दूं। इसको हटा रहा हूँ। हम लोग क्या पढ़ने वाले बता देता हूँ। अभी नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहा हूँ लोग, नाइट्रोजन फैमिली, फिर फास्फोरस पढ़ेंगे उसी में, है ना। नाइट्रोजन में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको हिंट दे दूं ताकि आपको याद रहे हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। कृपया एनसीईआरटी बुक पढ़ के पहले से बैठा करें तो अच्छा रहेगा। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद के टॉपिक में प्रिपरेशन पढ़ने वाले किसका, अमोनिया का और नाइट्रोजन का। पहला चीज ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब, अब जरा देखिए नाइट्रोजन को कौन कौन सा ऑक्साइड है। NO बच्चों, नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4, ये बच्चों सब ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है जरा देखो, है ना। +5 भी बनाता है। अब एक एक करके देख लो जरा जल्दी फटाफट, मतलब वैसे ही इसके बारे में डिटेल बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कौन सा वाला है सर, ये तो +2 वाला है। अच्छा प्लस वाला, ये लो लो +2 वाला, +1 वाला ले लो, ये +2 +1 हो गया ना। यहाँ पे N2O3 कौन सा वाला हो गया, +3 वाला। कुछ तो बोलो हाँ सर। बच्चों। NO2 कौन सा हो गया +4। बच्चों? इसी NO2 का एक डाइमर है, मैं अभी बताऊंगा। इसी NO2 का डाइमर है N2O4। ये भी किसमें है, इसका मतलब +4 में हमें 2 पढ़ना, याद रखिएगा, मैं रेड कलर लगा देता हूँ, और एक पढ़ना है N2O5। तो मुझे बता दीजिए बच्चों, क्या नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड टोटल पढ़ने, 6 ऑक्साइड? हाँ सर। हाँ सर। +1 वाला, +2 वाला, +3 वाला, +4 का 2 पढ़ना है, और +5 वाला। बोलो टोटल हो गया ना 6। तो बच्चों एक एक करके इसकी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा जो मैं कल की क्लास में बताने वाला हूँ। ये पढ़ने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे फास्फोरस को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? सही है। अब एक आपको एक छोटा सा काम करना है बच्चों, इनकी जो स्ट्रक्चर है ना एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, वो एक बार देख लीजिए। इनकी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। इसकी स्ट्रक्चर तो मैं ख्याल बनवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। इसके सर बाद हमारे पास तो अभी बुक ही नहीं आई है ना। सही बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गूगल है, गूगल जिसे आप केवल आप इतना लिखेंगे कि निकिता जी को भेजिए सर। हाँ, आपके विजय सर ने भेज भी दिया है। देखिए अभी कितने बड़े शुभचिंतक है, लेकिन फिर भी निकिता जी को कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है निकिता जी, थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। बाकी तो चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। सर फोन में तो है बुक, बट पूरा दिन पढ़ना भी फोन पे और बाद में भी, उसके बाद भी फोन में लगा रहना, इसलिए। नहीं तो अब जैसे क्या है ना कि जिस प्रकार देश चल रहा है उसी प्रकार तो अब करेंगे। अब जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे, कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग डील करिएगा। यदि मुझे एक बात बताइए, कि आपके आसपास गांव में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 12वीं में जस्ट पास हुआ है, पूरा गांव खाली है, या गुज्जर डाकू आया तो उठा ले गया था ऐसे बच्चों को? लेकिन उन लोगों को नीट देनी है तो थोड़ी देंगे। ये भी सही बात है, लेकिन ऐसा तो होगा ना जो GSB बोर्ड के बच्चे होंगे उनसे ले लें। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास बुक तो है, लेकिन मैं आप मेरे पास होते तो मैं आपको जरूर दे देता। ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं तो खुद पढ़ता हूँ डेली उसको। आपको पढ़ाने से पहले मैं नाइट्रिक एसिड दोबारा पढ़ा था। खैर कोई बात नहीं, आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। अच्छा आपकी क्लास में से मैं आपको एक सॉन्ग भी सुना देता हूँ, मैं नहीं मतलब आपकी क्लास में से। तो चलिए महक जरा एक सॉन्ग सुना दीजिए ताकि हम लोग 2 मिनट सॉन्ग सुन ले, उसके बाद क्लास ओवर करके कल नाइट्रिक एसिड पढ़े। ये तो गाया था, आप तो कभी गाते ही नहीं। नहीं हम तो गाएंगे ना, बहुत जल्दी गाने वाले हैं। क्या बात कर रही हैं आप, हम तो डायरेक्ट टीवी पे गाएंगे। चलिए महक क्लास में है क्या?
महक क्लास में है? महक देखिए आपका नाम तो लोग ले रहे थे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर। चलिए महक, तो क्या आप कोई सॉन्ग सुनाएंगे? देखिए आपकी फ्रेंड रिद्धि ने आपका नाम लिया था, और किसने लिया था आपका नाम? कृपा ने। हाँ, कृपा जोशी ने आपका नाम लिया था। तो एक सॉन्ग सुना दीजिए ताकि हम लोग आज संडे अच्छा हो जाए, है कि नहीं रिद्धि? सही है, हाँ सर। चलिए सुना दीजिए। हाँ सर। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चों, आपने सॉन्ग भी सुन लिया, आपने नाइट्रिक एसिड भी पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको 2 ब्लॉक पढ़ के बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों यहाँ तक रिविजन कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू।